जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1। दोस्तों ये फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन, इसका जो है ये आपका पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। हालांकि दोस्तों इससे पहले हमने जो है पार्ट 2 तक जो है कंप्लीट कर दिया था। उसमें जो है आपको जो अवतल दर्पण है उनमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में हमने उसमें आपको इजीली तरीके से समझा रखा है। हालांकि आपको मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने जो वो प्रतिबिंब बनाने का नियम सीखा था उस चीज को एक बार जो है हम लोग फिर से यहाँ पे रिवीजन करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो आपको अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाया गया था, अब उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे वस्तुओं का, जैसे हर जगह पे रखे थे हमने, तो अनंत पे रखे थे, उसके बाद फोकस पे रखे, फिर उससे आगे रखते गए, वक्रता केंद्र पे रखे। तो इस चीज को अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक उसमें बनाएंगे यानी कि ग्राफ में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ये कौन सा दर्पण बना लिया? एक अवतल दर्पण। क्लियर है? ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अब बताइए अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये तो आपको पता है। और ये जिस ओर घूमता है यानी ये जो दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए इससे गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इससे गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां तक भी क्लियर है आपका? अब देखिए सी और पी के बीच में लगभग लगभग देखें तो क्या होता है? एफ होता है ना। अब देखिए वस्तु हम जो है यहाँ पे रखते हैं पहले अनंत पे। जब हमने देखेंगे एक इस तरह से इसको, जब हमने अनंत पे वस्तु रखा था, जब हमने अनंत पे वस्तु रखा था, इसका नाम दे दिए ए और बी। जब हमने अनंत पे वस्तु रखा था तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना था? फोकस पे बना था और बहुत छोटा बना था प्रतिबिंब, है ना। जब हमने अनंत पे वस्तु रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। ये हो गया ए डैश, ये बी डैश, यही था। लेकिन जब अनंत और सी के बीच रखा था प्रतिबिंब, तो फिर ये जो है सॉरी, जब अनंत और सी के बीच वस्तुओं को रखा था तो फिर ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना था? जब अनंत और सी के बीच हमने वस्तुओं को रखा था तो प्रतिबिंब इसके आगे यानी सी और एफ के बीच बना था, है ना। सी और एफ के बीच बना था, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा बना था। यानी वस्तु से क्या बना था? थोड़ा सा छोटा। वस्तु से छोटा बना था थोड़ा सा, तो वस्तु से छोटा हमने बना दिया। इसका नाम हमने ए डैश दे दिया, इसका नाम बी डैश दे दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पे रखा था, वस्तु को कहां रखा था? वक्रता केंद्र पे जब रखा वस्तुओं को, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र पे रखे तो प्रतिबिंब कहां बना था? तो वक्रता केंद्र पे ही बना था और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना था वक्रता केंद्र पे। इसका हमने नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश, इसका नाम बी डैश, है ना। ये 3 नंबर का हो गया वस्तु, ये 3 नंबर का हो गया प्रतिबिंब। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब जो है सी और एफ के बीच जब हमने वस्तु को रखा था, सी और एफ के बीच हमने जब वस्तु को रखा था तो फिर इसका प्रतिबिंब कहां बना था? इसको हमने 4 नंबर का वस्तु कह दिया। तो जब हमने सी और एफ के बीच वस्तु को रखा था तो इसका प्रतिबिंब कहां बना था? सी और अनंत के बीच बना था। लेकिन कैसा बना था? इससे बड़ा, यानी वस्तु से क्या बना था? बड़ा बना था प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। इसका नाम ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। लेकिन जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखे थे, कहाँ रखे थे? फोकस पर। जब वस्तुओं को हमने फोकस पर रखा था तो फिर वो प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बना था? अनंत पे बना था, यानी बहुत ज्यादा लंबा दूरी इसका जाएगा। यही था, है ना। यहां तक हमने क्या कर लिया था? ये चीज खैर कवर कर लिया था, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद जब और आगे बढ़े, जब F पर गए यानी F से आगे, यानी P और F के बीच जब वस्तु को रखे थे तो इसका प्रतिबिंब जो है पता है आपको कहाँ बना था? तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना था जाके, और जो दर्पण के पीछे बना था बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना था, है ना। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना था। इसका नाम जो है ए डैश हो गया, इसका नाम बी डैश। और कैसा बना था? तो सीधा प्रतिबिंब बना था। तो इसमें जो है क्या क्या किस तरह का प्रतिबिंब बना, इस चीज के बारे में हमने ग्राफ में एक लिख लिया। लेकिन आपको कुछ नोट पॉइंट इसके बाद लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए ये कौन सा दर्पण है भाई? तो ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है? तो आपको पता है कि यहाँ सबसे छोटा भी प्रतिबिंब बनता है ना। सबसे छोटा भी बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। अब देखिए छोटा भी बना, यहाँ पे बराबर भी बना। सी पर जब वस्तु रखे थे तो बराबर भी बना, यानी छोटा भी प्रतिबिंब बन रहा है, बराबर भी प्रतिबिंब बन रहा है, और बड़ा भी बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा भी प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ये चीज हो गया, यानी इतना तरह का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद भी अगर बात करें, ये तो प्रतिबिंब की बात हुआ कि सबसे छोटा बनता है, बराबर बनता है, बड़ा भी बनता है, और
ये कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के पीछे और आगे भी, दर्पण के पीछे और आगे भी बनता है। और वो जो है क्या बनता है, तो ये सीधा यानी कि आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, और यानी उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। ये चीज भी आप लिख सकते हैं, उल्टा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब उल्टा और सीधा बन रहा है, यानी कि उल्टा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ये कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब। और जब सीधा होता है उसे आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, यानी कि ये सर्वोपरि दर्पण है, सर्वोपरि दर्पण बोल सकते हैं एक तरह से। यानी कि इसमें प्रतिबिंब हर तरह का बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये सर्वोपरि दर्पण है, यानी इसमें हर तरह का प्रतिबिंब, दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, हर तरह का प्रतिबिंब इसमें बनता है। यानी ये सर्वोपरि दर्पण के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। यह हो गया आपका अवतल दर्पण में वस्तुओं का, यानी वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्माण का ग्राफ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जो है इसको हो सकता है अभी अभी इसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग पहले देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो आप देखिए उत्तल दर्पण आप तो बनाने जानते होंगे, ये हो गया कौन सा दर्पण, देखिए हमने इसको अगर अंदर से व्यवस्थित कर दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे जो है कौन सा तल होगा, तो भाई यहाँ पे कहेंगे आप P होगा, और जिस ओर ये घूमेगा, यानी कि जिस गोलीय दर्पण का ये दर्पण भाग है, जिस खोखले गोले का ये दर्पण भाग है, उसी ओर जिस ओर घूरेगा, तो यानी कि केंद्र तो यही पर ना होगा, तो केंद्र यहाँ पे हो गया, और इसके गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, फोकस। लेकिन अगर देखें इस बार, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, इधर तो वस्तु नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो रचित किया हुआ है, तो फोटो बनेगा ही नहीं। तो वस्तु कहाँ रखते हैं, इस पार रखते हैं वस्तु। और जब इस पार रखेंगे वस्तु, यहाँ पे हो गया अनंत, जब इस पार हम लोग वस्तु रखते हैं, तो बताइए यहाँ पे तो कोई नाम नहीं है कि भाई अनंत पे वस्तु रखें कि पी पे रखें, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ बीच में किसी पर भी वस्तु रखें, या तो हम अनंत पे रख सकते हैं। और आपको ये पहला चीज रख लेना है कि जब हम लोग वस्तु अनंत पे रखते हैं तो वो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर अनंत और पी के बीच अगर वस्तु को रखते हैं, अनंत और P के बीच जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस चीज को अब आप ध्यान से समझिएगा कैसे बनता है ये प्रतिबिंब। अनंत और P के बीच हमने ये वस्तु रखा, अनंत और P के बीच नाम दे दिया A और B, तो अनंत और P के बीच है, ये हमने पार किया रेखा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अनंत और P के बीच हमने वस्तु रखा, अनंत व P के बीच, अनंत व P के बीच, यानी अनंत और P के बीच अब हमने वस्तु को रख दिया है। तो अनंत और P के बीच जब हमने वस्तु रखा तो ये क्या हो गया उत्तल दर्पण में, तो अनंत और P के बीच, तो आपको पता होगा प्रतिबिंब बनाने का नियम 4 है। तो यहाँ पे आपको नियम लगाना है, कौन सा नियम लगाना है, तो हम पहले लगा दिए कि समतल यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस होकर लौटेगी। तो समांतर जाएगा, देखिए ये लौटेगा क्या, नहीं लौटेगा, क्योंकि एक सतह क्या है, रचित किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस के सीधा में जो है इधर भाग जाएगा ये, और जब इधर भाग जाएगा तो इसकी हम लोग कल्पना कर लेते हैं, भाई यहाँ पे ये जा रहा है, इसकी कल्पना हम लोग कर लेते हैं कि ये इधर निकल रहा है ना। उसके बाद देखिए ये तो हमने पहला किरण लगाया, अब दूसरा किरण भी लगा दीजिए। दूसरा किरण कौन सा लगाइएगा, दूसरा कोई नियम और लगा दीजिए। कौन सा नियम लगाए आप बताइए फटाक से, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है, ध्यान से समझिएगा। आप ये वाला भी नियम लगा सकते हैं कि भाई सी से जाएगा तो उसी पर लौट जाएगा, तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है ये वाला लगा देते हैं, ये एकदम सीधा गया यहाँ पे, और इधर क्या हो गया कि ये लौट जाएगा। और जब ये लौटेगा तो बताइए जब लौट रहा है तो यहाँ पे इसका आभास होगा कि नहीं, ये देखिए ये लौट रहा है तो इसका आभास यहाँ पे होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बना, यहीं पे ना बना, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। यानी कि इतना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, और जैसा वस्तु है सेम वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए डैश, इसका नाम बी डैश हमने दे दिया। यानी अब लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब विवेचना। तो प्रतिबिंब विवेचना में क्या लिखेंगे कि जैसा जैसा प्रतिबिंब बना है वही चीज। कहाँ बना प्रतिबिंब बताइए, कहाँ बना प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत और P के बीच था तो P और F के बीच बना, P व F के बीच, P और F के बीच बना। उसके बाद देखें आकार कैसा था वस्तु का, तो सॉरी प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो छोटा है, कैसा है, छोटा है। उसके बाद इसकी प्रकृति देखें, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी प्रकृति क्या है, तो जैसा वस्तु है, यानी कि वस्तु क्या है, तो जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बना है, लेकिन छोटा बना है। तो प्रकृति कैसा हो गया, आभासी हो गया, यानी कि आभास हुआ है ये वस्तु बना है, तो आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब, और जब आभासी होता है तो उसी को हम लोग सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं।
ठीक ना। तो ये चीज जो है आपने देख लिया कि प्रतिबिंब जब अनंत और पी के बीच जब कोई वस्तु रहता है उत्तल दर्पण में, तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है और पी और एफ के बीच बनता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन पूछता है आपको कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पे स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पे जब स्थित हो तो आपने अवतल दर्पण में जो पढ़ा था वही सेम इसमें हो जाएगा। अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था कि जब अनंत पे वस्तु स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। वही चीज इसमें भी लागू होगा कि जब अनंत पे स्थित होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ये चीज आप जो है नोट कर सकते हैं इस चीज को। उसके बाद ये चीज तो आपने देख लिया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, इन सारे चीजों को, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, ये भी चीज आपने देख लिया। लेकिन इसके बाद जो है अब आपको जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है आपको अवतल और उत्तल दर्पण के कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। क्या जानकारी, तो अंतर भाई देख लेंगे उसका। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग जो है उत्तल और अवतल दर्पण के जो जितने भी आपके अंतर हैं उन चीजों के बारे में अब हम लोग जो है जरा सा देख लेते हैं। देखिए आपने ये देखा होगा कि ये आपने अपसारी और अभिसारी तो पढ़ रखा है। ये हम जो है कौन सा दर्पण बनाए आप पता होगा आपको, ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये हो गया एक आपका पता है अवतल दर्पण। लेकिन ये जो आपको बता रहे हैं ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, है ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए अगर किरण यानी कि वस्तु अगर हम कुछ रखते हैं तो वस्तु जब रखेंगे या फिर इस पर जो किरणें हैं ये फैलती हुई किरणें, ये मान लीजिए फैलती हुई किरणें हैं, जब इस पर किरणें पड़ेगी यानी कि अवतल दर्पण में जब, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। यानी कि जब अवतल दर्पण में किरणें पड़ेगी, फैलती किरणें पड़ेगी जब अवतल दर्पण में, तो वो क्या कर देगा, देखिए ये यहाँ पे जा रहा है तो ये क्या होगा, फैलेगा या फिर इधर जाएगा। तो भाई आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है सी बिंदु रहता है और बीच में जो है एफ बिंदु रहता है। तो ये क्या होता है आपको पता होगा, फैलती प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो एफ होकर कटती है। क्या होकर कटती है, एफ होकर वो कटती है। तो ये भी एफ होकर कटेगा, ये भी एफ होकर कटेगा, है ना। तो फैलती प्रकाश की किरणें क्या होती है, एफ होकर कटती है। कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। ये चीज आपने जान रखा है, हालांकि ये नियम भी है। तो इस चीज को तो आपने जान लिया है कि देखिए ये कौन सा किरण हो गया भाई, ये आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये भी आपतित किरण। लेकिन ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फैलती किरणों को एक बिंदु पे समेट रहा है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी फैलती हुई किरण है उसको एक बिंदु पे समेट लिया। तो फैलती किरणों को जब एक बिंदु पे समेटा जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलती हुई किरणों को जब एक बिंदु पे समेट लिया जाता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, आपको बता चुके हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं या अभिसारी किरण पुंज। ये हो गया अपसारी, यानी कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, और फैलती हुई प्रकाश किरणों को अगर एक बिंदु पे समेट लेता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अवतल दर्पण को और किस नाम से जानेंगे, अभिसारी किरण पुंज के नाम से, अभिसारी किरण पुंज, या फिर बोल सकते हैं अभिसारी दर्पण के नाम से इसको जानेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में ठीक इसका अपोजिट होता है। कैसे, देखिए ये फैलती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पे क्या रहेगा एफ, यहाँ पे क्या रहेगा सी, यहाँ पे क्या रहेगा पी, ये भी पी है। लेकिन ये फैलती हुई, मान लीजिए ये फैलती हुई प्रकाश की किरणें, ये क्या होगा, एफ से होकर ऐसे करके गुजर जाएगा ये। तो ये फैलती हुई प्रकाश किरणें हैं, फैलती हुई प्रकाश की किरणें हैं, ये गुजर जाएगा। ये भी जो है क्या होगा, एफ को देखकर इधर से गुजर जाएगा। ये भी क्या होगा, एफ को देखकर सीधा में इधर से गुजर जाएगा। यानी कि अगर देखें इधर से तो ये सब के सब कहाँ पे जाके कटेगा, ये सब के सब फोकस पे जाके कटेगा। ये भी इधर से एफ को देख करके जो है ये गुजर जाएगा इस तरह। ये भी जो है एफ को देख करके सीधा में उससे गुजर जाएगा। यानी अगर आप कुछ चीज अगर यहाँ पे नोट किए होंगे तो ऐसा, अगर यहाँ पे अगर कोई बिंदु, कोई आदमी है यहाँ पे, उसके आंख में जब ये प्रकाश पड़ेगा तो कहेगा भाई इस बिंदु से निकल रहा है प्रकाश। यहाँ पे भी कोई आदमी खड़ा रहेगा, उसको भी अगर ये प्रकाश दिखेगा वो भी कहेगा भाई ये प्रकाश यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे भी अगर कोई खड़ा रहेगा उसको भी दिखेगा तो कहेगा भाई प्रकाश तो यहीं से निकल रहा है। मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में प्रकाश कैसा निकल रहा है, एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक बिंदु से फैलती प्रकाश किरण जो भी है, लेकिन एक बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है, निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताए थे जब प्रकाश एक बिंदु से निकलता हुआ दिखाई दे, जब प्रकाश एक बिंदु से निकलता हुआ दिखाई दे, इसी को क्या कहते हैं, अब एक बिंदु से निकलता हुआ दिखाई दे, यानी ये हो गया अपसारी, और ये फैलती किरण को एक बिंदु पे समेट ले, अभिसारी, है ना। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अप, है ना, अपसारी दर्पण, इस चीज को आप कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसका उपयोग देख लेते हैं भाई। सॉरी, अंतर, अंतर, अंतर किसमें अंतर, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण में अंतर, यही चीज है ना। ठीक,
देखिए अंतर क्या करेंगे इसमें। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, सॉरी ये अवतल दर्पण का ही बात कर रहे हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। लेकिन उत्तल की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। परावर्तक सतह उभरा होता है, उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है ना। देखिए ये परावर्तक सतह ये उभरा हुआ है। उसके बाद इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसे कौन सा दर्पण कहते हैं भाई, अभिसारी दर्पण। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें भी लिख सकते हैं इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये चीज हो गया। उसके बाद जो है आपको लिख देना यहाँ पे कि भाई इसमें जो है यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सभी प्रकार का बनता है। इसमें ऐसे लिख दीजिए, इसमें प्रतिबिंब सभी प्रकार का बनता है, सभी प्रकार का बनता है। कैसा कैसा सभी प्रकार का, छोटा भी बनता है भाई, बड़ा भी बनता है, और छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर भी बनता है ना। लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, तो छोटा ही बनता है, सिर्फ छोटा बनता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये तीन अंतर आपका काफी अंतर है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक व आभासी दोनों बनता है, वास्तविक व आभासी दोनों बनता है, आभासी दोनों बनता है। जबकि इसमें प्रतिबिंब जो है केवल और केवल आभासी बनता है। कैसा बनता है, बस आभासी बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है। इसमें वास्तविक और आभासी बनता है, तो वास्तविक का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो ये चीज आप जो है अंतर के रूप में इस चीज को दर्शा सकते हैं। यानी बेस्ट अंतर आपका 3-4 टॉपिक है, आप इस चीज को लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो है क्या कर लिया, इसका अंतर देख लिया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं यहां तक, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस चीज को हम साफ करके अब करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग। इस चीज को अब हम लोग देखेंगे, है ना। उपयोग देखना है किस चीज का भाई, तो अवतल एंड उत्तल। तो अवतल दर्पण का उपयोग की बात करते हैं पहले। तो अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कई सारे जगहों में होता है। कई सारे जगहों में का मतलब क्या, देखिए जैसे दाढ़ी वगैरह बनाने में, मूछ वगैरह बनाने में, बाल बनाने में, इसी को बोलते हैं हजामत करने। जैसे हजामती में, तो हजामत दर्पण में किसका उपयोग होता है, हजामती में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो आपका जो है, जैसे देखिए अगर किसी का गला खराब हो गया, किसी का दांत खराब हो गया, किसी का कान खराब हो गया, किसी का मुंह खराब हो गया, तो इन सभी चीज को चेक करने के लिए जो है, इन सभी चीज को देखने के लिए जो है किसका उपयोग करता है, डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। अब कैसे उपयोग करता है, तो आपको यहाँ पे पहले लिख देना है कि कान नाक गला, दांत, कान नाक गला दांत, इन सभी की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा। अब ये डॉक्टर कैसे इस चीज को उपयोग करता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यानी अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का उपयोग तो क्या करता है डॉक्टर, ये हो गया, मान लीजिए ये एक डॉक्टर है, क्या है ये, एक डॉक्टर है, ठीक। ये हमने बना दिया डॉक्टर का चेहरा, तो ये हमने बना लिया कि डॉक्टर है ये भाई, क्या है, डॉक्टर है। तो ये क्या करता है कि अपने रोगी को, यानी कि ये हो गया रोगी, इसका रोगी का हमने मुख बना दिया, ये लेट्स हमने ये मुख बना दिया, ठीक। ये हमने रोगी का मुख बना दिया। तो मान लीजिए इसका दांत एक खराब है, तो इस दांत को ये कैसे देखेगा, प्रकाश उसमें जाएगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने माथा पे जो है ये अवतल दर्पण मान लेगा। और अवतल दर्पण जब माथा पे बांधेगा, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकाश जल रहा है, यहाँ पे कोई प्रकाश जल रहा है, अब ये क्या करेगा, इस प्रकाश को कंज्यूम कर लेगा। और जब प्रकाश को कंज्यूम करेगा तो ये क्या कर देता है कि ये किरणें, फैलती किरणें आ रही है, इसको क्या करेगा, पूरा एक बिंदु पे जाके समेट देगा। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, फैलती किरणों को एक बिंदु पे ले जाता है। तो जितना भी फैलती हुई किरणें आएगी सबको क्या करेगा, एक बिंदु पे ले जाएगा। और जब सबको एक बिंदु पे ले जाएगा तो इससे जो है डॉक्टर देख सकता है सही से कि इसका दांत में क्या खराबी है, इसके कान में क्या खराबी है, इसके गले में क्या खराबी है। इस चीज को जो है किसकी मदद से देखता है, तो अवतल दर्पण की मदद से। अवतल दर्पण का और भी ज्यादा बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे देखिए आपने देखा होगा सोलर प्लेट, तो सौर प्लेट में है इसका उपयोग, सोलर कुकर में है इसका उपयोग, सोलर कुकर,
है ना, जिसमें खाना पीना बनता है। सोलर कुकर, हीटर में इसका उपयोग होता है, हीटर। उसके बाद सोलर कुकर हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा में भी बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा। इन सभी चीजों में क्या होता है, इनका उपयोग होता है लगभग लगभग, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हो गया, उत्तल दर्पण के उपयोग भी बात कर लेते हैं भाई। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो इस चीज के भी बारे में देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग अगर देखें तो मेनली जो है हम लोग वाहनों में करते हैं। किसमें, वाहनों में। किस लिए भाई, पश्च दृश्य के लिए। किस लिए, तो पश्च दृश्य के लिए वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। पश्च दृश्य का मतलब हो गया कि पिछला दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि आपने अभी देखा कि इसमें यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, और जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, टेढ़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है। यानी इससे क्या हो जाएगा कि ड्राइवर जो होता है, चालक, उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी वो ड्राइवर जो है वो चलाते वक्त अगर अवतल दर्पण लगा ले अपने शीशे में तो पगला जाएगा वो। कभी कभी उसको जो है ट्रक लगेगा कि उल्टा चल रहा है रोड पे, तो उसका दिमाग जो है हिल जाएगा वहीं पे वो। इस वजह से क्या करता है ये उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस वजह से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इस वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक, वाहनों में या पश्च दृश्य में। उसके बाद गली की लाइट, गली का जो लाइट होता है ना, इस तरह से लाइट लगा हुआ, ये मान लीजिए ये गली है, इसमें इस तरह से हमेशा आप देखे होंगे कि सरकार योजना द्वारा ये लगा रहता है। तो इसमें भी जो है ना, इसमें भी ये गली की लाइट में भी जो दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। कौन सा लाइट, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी गली के लाइट, गली का लाइट। इसमें जो है किसका उपयोग होता है, तो यही उत्तल दर्पण का उसमें भी उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका कुछ दर्पण का उपयोग। इस चीज को भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट्स जो है आपको ऐसे ही लाइन बाय लाइन ऐसे ही जो है आपको सजावट की तरीके से आपको नोट्स बना लेना है, ठीक। यहां तक हमने क्लियर करा दिया इस चीज को। अब दोस्तों जो है एक क्वेश्चन यहां से आपको बनेगा एग्जाम में कि भाई हम लोग जो है ये चीज आपको जैसे बताया कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में यानी कि पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग वाहनों में यानी पश्च दृश्य के लिए यानी पिछला दृश्य देखने के लिए वाहनों में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अब आपको सिंपल सा यहां से जवाब देना है कि वाहनों में पश्च दृश्य का दर्पण का उपयोग हम लोग जो है क्यों करते हैं, तो आपको कारण देना है। क्या कारण देना है, तो पहला ये कारण देना है कि हम लोग, आपको ऐसे ही बताना है, देखिए आप लिख लीजिए, अभी आप नोट कर लीजिए कि हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये कौन सा दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी आ रहा है ना, तो भी ये क्या कर लेगा, देख लेगा। यहाँ पे भी गाड़ी आ रहा है ना, ये भी देख लेगा। यहाँ पे भी गाड़ी आ गया, ये भी देख लेगा इसको। यानी इसका दृष्टि देखने की जो क्षमता है, देखने का जो क्षेत्र है, ये क्या है, बहुत बड़ा है। इस वजह से भी इसका उपयोग करते हैं। तो पहला आपको लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा ये बताना है, इसमें हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इतना चीज को आपको लिख देना है दोस्तों। ये चीज था आपका कुछ पार्ट 3 में, और उसके बाद आपका 2 और पार्ट आएगा जिसमें कि लगभग टोटल न्यूमेरिकल भी सॉल्व आपको करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।